2004 में 23 to 24% एमपीज थे, सिटिंग एमपीज, जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस के चार्जेस रजिस्टर्ड थे। इन 4001 एमएलएज में से लगभग 1771 एमएलएज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। इंडिया में अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपके इलेक्शंस के जीतने के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्टिव्स थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज उन सभी कैंडिडेट्स के जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिसाइज करे। किस आधार पे वोट करना है, इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपके स्टेट को एक क्रिमिनल लीड करे? A lawbreaker cannot be a lawmaker। लेकिन इंडिया में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। इंडिया में पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच में एक अनब्रेकेबल नेक्सस है। अगर हम एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 2004 में कम से कम ऐसे 23 to 24% एमपीज थे, सिटिंग एमपीज, जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस के चार्जेस रजिस्टर्ड थे। ये नंबर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बढ़कर के 43 to 44% के आसपास में पहुंच गया। अगर हम कंट्री के असेंबलीज की बात करें तो हमारे पास लगभग 4001 एमएलएज हैं। इन 4001 एमएलएज में से लगभग 1771 एमएलएज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं और ये नंबर भी लगभग 43 से 44% के आसपास में है। अगर हम बात करें इंडिया में कि अगर आप एक बाहुबली हैं या अगर आप एक क्रिमिनल हैं तो आपके इलेक्शंस के जीतने के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन इमेज के साथ में चुनावी मैदान में उतर रहा है। देखिए, इंडिया में चुनावों को एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो या आप एक ब्यूरोक्रेट हो या फिर आप एक क्लर्क हो या फिर आप एक राजा हो या फिर आप एक रंक हो या फिर आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया हो या आप सिंपली एक बीए पास हो, डजंट मैटर, आपका जो राइट टू वोट है बिल्कुल इक्वल है। मतलब अगर आपने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं भी की हुई है, अगर आप अनएजुकेटेड हैं और एक तरफ आपके सामने एमबीबीएस और आईआईटीएंस हैं, आप दोनों के जो वोटिंग का पार है वो बिल्कुल वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल। देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का ये मैटर अभी हाल ही में न्यूज में था। एडीआर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड की कि वो उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में एक्शन ले जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में जो भी क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है उनको पब्लिसाइज नहीं किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्टिव्स थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज उन सभी कैंडिडेट्स के जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिसाइज करे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और हर तरह से जो भी संभव हो उनके लिए, ताकि लोगों तक के कम से कम उनकी वोटर्स चॉइस पहुंच पाए और लोग ये डिसाइड कर पाएं कि क्या वो किसी ऐसे कैंडिडेट को जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, क्या वो उनको वोट करना चाहते हैं। अब पब्लिसाइज करने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस दिन नॉमिनेशन आप फाइल कर रहे हैं तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से आपको कम से कम 3 बार इस मैटर को पब्लिसाइज करना होगा। नॉमिनेशन फाइल करने के 48 घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह के कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिसाइज कर देना चाहिए। अगर 48 आवर्स के अंदर अगर आप ना कर पाए तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स जो है वो आपके सामने समय होगा 2 वीक्स का। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको उन सभी कैंडिडेट्स के क्रिमिनल चार्जेस को पब्लिसाइज करना होगा जिनको आपने टिकट दी हुई है, ताकि जनता के पास एक बेटर ऑप्शन पहुंच पाए कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पर्सन एमपी या एमएलए का चुनाव फाइट करने जा रहा है, कहीं उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड तो नहीं है, कहीं वो किसी क्रिमिनल को तो चुनाव जिताने नहीं जा रहे हैं। तो वोटर्स की अवेयरनेस इससे बढ़ेगी। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है। इनफैक्ट कंटेम्प्ट पिटीशन रजिस्टर हुई थी 2020 में। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस से डायरेक्टिव्स इशू किए थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसको प्रॉम्प्टली फॉलो करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जुडिशरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की दिशा में। आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करती है।
नेशनल वोटर्स डे का मेन मकसद होता है वोटर्स के अंदर एक अवेयरनेस को क्रिएट करना। आपका जो राइट है, आपका राइट टू वोट जो है, आप उसको पहचाने और डेमोक्रेसी में आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको ये नहीं बताता है कि आफ्टर ऑल अगर आप अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं तो उसका आधार क्या हो। आपको वोट करना, ये बात तो ठीक है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन किस आधार पे वोट करना है इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि वोटर्स को ही पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को चुनने जा रहे हैं तो किस आधार पे चुनने जा रहे हैं। क्या आपने उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा हुआ है? क्या आपने उसका वर्किंग एक्सपीरियंस देखा हुआ है? क्या आपने उसकी इमेज देखी हुई है अपने एरिया में? क्या आपने उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को चेक किया हुआ है? तो ये आधार कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत मायने रखते हैं। तो कैंडिडेट्स के बारे में जो लॉफुल इंफॉर्मेशन है, जो राइटफुल इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोटर्स अपने मताधिकार को समझें, अपने राइट टू वोट के बारे में उनको नॉलेज हो। इंडिया में ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951 दोनों डिफरेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 वोटर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बात करता है। ये डिमार्केशन के बारे में बात करता है कि हर 10 साल के बाद में जब पॉपुलेशन सेंसस होंगे तो पॉपुलेशन सेंसस के बाद किस तरह से सीट्स का रीएडजस्टमेंट होगा। तो आरपी एक्ट 1950 बेसिकली बात करता है वोटर्स के बारे में, वोटर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में के डिवीजन के बारे में, उनके डिमार्केशन के बारे में कि कितनी सीट्स जो है वो एससीज के लिए रिजर्व्ड होंगी, कितनी सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व्ड होंगी। और आने वाले समय में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में ये भी डिसाइड होगा कि कितनी सीट्स जो है वो विमेंस के लिए रजिस्टर्ड होंगी। अब देखिए, संविधान में आर्टिकल नंबर 326 है जो कि एडल्ट सफरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है। एडल्ट सफरेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आप लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में वोट अगर आप डालने जा रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स की हो और आपको लॉ के थ्रू किसी भी तरह से अनक्वालिफाई ना किया गया हो, तो आप जो है वो वोट कर सकते हैं। आप वोट सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कर सकते हैं। होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर वोट करना अलाउड नहीं है। अगर आप जो है वो पुलिस कस्टडी में हैं, या फिर अगर आप कन्विक्टेड हैं, अगर आप जेल में हैं, या फिर अगर आप अंडर ट्रायल भी हैं, तब भी आपके पास ये राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, इन दैट केस आपके पास आपका राइट टू वोट है। वहीं अगर हम बात करें आरपी एक्ट 1951 की, तो आरपी एक्ट 1951 बेसिकली बात करता है एमपीज, एमएलएज, इनके क्वालिफिकेशंस और इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। ये बात करता है इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स के बारे में, इलेक्टोरल डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में, कि अगर इलेक्शंस में अगर फ्रॉड हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में अगर कुछ टैंपरिंग हुई है, तो इस तरह के जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सभी आरपी एक्ट 1951 में कवर्ड है। देखिए, जब बात आती है सिटिंग एमपीज और एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आरपी एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 3 और सेक्शन 8 क्लॉज 4 का प्रोमिनेंस बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 3 के बारे में। सेक्शन 8 क्लॉज 3 साफ तौर पे कहता है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए या कोई भी पर्सन अगर उसका कन्विक्शन 2 साल के लिए या 2 साल से अधिक समय के लिए हो जाए तो तत्काल प्रभाव से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अगर 2013 के पहले की सिचुएशन की बात करूं मैं, तो आरपी एक्ट 1951 में एक क्लॉज और हुआ करता था, सेक्शन 8 क्लॉज 4। सेक्शन 8 क्लॉज 4 में पॉलिटिशियंस के लिए, पर्टिकुलरली सिटिंग एमपीज और एमएलएज के लिए एक रिलैक्सेशन थी कि अगर उनका कन्विक्शन 2 साल या 2 साल के अधिक समय के लिए होता है, इन दैट केस उनका डिस्क्वालिफिकेशन तत्काल प्रभाव से तो नहीं होगा, इमीडिएट इफेक्ट से ना होकर के उनको कम से कम 90 डेज मिलेंगे अपील करने के लिए। तो जब वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे तो हायर कोर्ट में जब तक कि उन्होंने अपील किया हुआ है तब तक कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो आप समझ जाइए कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 कहीं ना कहीं सिटिंग एमपीज और एमएलएज के लिए एक वरदान का काम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई पर्सन या कोई सिटिंग एमपी या एमएलए अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक का अगर कन्विक्शन होता है, देन ही विल रिमेन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। मतलब अब आपको अपील करने का कोई समय नहीं मिलेगा। मतलब साफ तौर पे सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपी एक्ट 1951 वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये एक बहुत ही बड़े जॉल्ट के तौर पे आया उन पॉलिटिशियंस के लिए जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनका
कन्विक्शन हुआ है 2 साल या उससे अधिक समय के लिए। देखिए, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूं कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के डायरेक्शन में इस जजमेंट जैसा कोई और जजमेंट शायद नहीं है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि अगर आप एमपी या एमएलए का इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, तो अगर आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने एफिडेविट मतलब अपने नॉमिनेशन पेपर में 3 इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। सबसे पहला आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कि कहीं आपका पास में कन्विक्शन तो नहीं हुआ है या आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और साथ ही साथ में आपके फाइनेंशियल एसेट्स। इन तीनों को आपको डिस्क्लोज करना होगा अपने एफिडेविट मतलब अपने नॉमिनेशन फॉर्म में। और अगर आपने किसी भी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाइड किया या आपने अगर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में अगर इंफॉर्मेशन को अगर आपने मैनिपुलेट किया, दैट बिकम्स अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ योर डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी या एमएलए के अगेंस्ट में कितने सीरियस केसेस पेंडिंग हैं, तो आप जाइए, उनका नॉमिनेशन फॉर्म आप चेक करिए, उनका एफिडेविट आप चेक करिए, आपको वहां पे सभी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको ये पता चल पाएगा कि आपका सिटिंग एमपी या आपका सिटिंग एमएलए जो है वो कितना क्लीन है पॉलिटिकली और कितना क्लीन जो है वो क्रिमिनली है। आफ्टर ऑल जनता क्या चाहती है? जनता के पास क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं? क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका भविष्य बेटर हो, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो बेटर हो? क्योंकि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक योग्य व्यक्ति है, वो अगर एमपी और एमएलए है, तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग जो है वो उतनी इफेक्टिव होंगी, वो आपके रीजनल आपके क्षेत्रीय मुद्दों को उतनी ही इफेक्टिव मैनर में संसद में और आपकी विधानसभा में रख पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को के भविष्य को किस तरह से देखते हैं, आप अपने राज्य के भविष्य को किस तरह से देखते हैं और साथ ही साथ में अपने देश को आप कैसे देखते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपके स्टेट को एक क्रिमिनल लीड करे, या आप ये चाहेंगे कि आपका जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपका जो स्टेट है वो फ्लोरिश हो और उसका भविष्य उज्जवल हो? आप बताएंगे।